अस्सलामुअलैकुम। हम लोग वेव्स के चैप्टर में वी वर टू स्टार्ट अल्ट्रासाउंड। आप लोगों ने जहां तक लिखा हुआ है उसके आगे आप हेडिंग डालिएगा अल्ट्रासाउंड। देखो, टाइटल का नाम है अल्ट्रासाउंड। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बनाओ कि अल्ट्रासाउंड वेव्स होती क्या है। अल्ट्रासाउंड वेव्स वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ये वो वेव्स होती हैं जो हमें इंसानों को दे कांट हियर देम, और इसीलिए इनको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो हेडिंग डालिएगा अल्ट्रासाउंड और उसमें लिखिएगा कि द साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी greater than 20,000 hertz साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। देखो, कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। वो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो उनको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अब हेडिंग डालो साइड हेडिंग यूजेस। इसमें देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब क्या होता है कि जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे मदरबोर्ड हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर्स हैं, इनको जब हमें क्लीन करना होता है तो हम इनको जाहिर है कि वाटर से तो क्लीन नहीं कर सकते। इनको हम इनको हम साफ करते हैं अल्ट्रासाउंड से। ये जो क्लीनिंग होती है, ये आमतौर पे सेंसिटिव मशीनरी के लिए होती है, और इनके अंदर से अल्ट्रासाउंड पास करते हैं तो ये साफ हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है उनका ये इस्तेमाल होता है कि अल्ट्रासाउंड से हम क्लीनिंग कर सकते हैं। और दूसरा इस्तेमाल है प्री नेटल स्कैनिंग। जो बेबीज की बर्थ से पहले स्कैनिंग होती है उसको कहते हैं प्री नेटल स्कैनिंग। फिर मेडिकल स्कैनिंग के अलावा और हम इसको यूज करते हैं सोनार में, इंक्लूडिंग कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ और डिस्टेंस फ्रॉम टाइम एंड वेव स्पीड। मतलब इनके थ्रू हम समंदर में या रिवर में डेप्थ निकाल सकते हैं। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
जब आप इसको कॉपी कर लें तो मुझे बता दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट यूजेस हैं अल्ट्रासाउंड के। अब अल्ट्रासाउंड का मैंने आपको एक यूज बताया, इसको हम यूज करते हैं सेंसिटिव मशीनरी को साफ करने के लिए। हम उसको एक खास तरह के लिक्विड में सबमर्ज करते हैं और फिर उसमें से अल्ट्रासाउंड पास करते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड उसमें से पास कर देते हैं तो अल्ट्रासाउंड के गुजरने से उस पे जो डस्ट होती है, ग्रीस होती है, वो वाइब्रेशन वाले मैकेनिज्म से निकल जाती है। अल्ट्रासाउंड क्वालिटी कंट्रोल में इस्तेमाल होता है। जैसे हमें पता करना हो किसी स्ट्रक्चर में क्रैक्स तो नहीं है, तो जैसे अब आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अब इसमें हम अल्ट्रासाउंड को स्ट्रक्चर के अंदर भेजते हैं। ये अल्ट्रासाउंड टकरा के वापस आती हैं। अगर वहां कोई क्रैक होगा तो वो क्रैक हमें इसमें नजर आ जाएगा। अल्ट्रासाउंड जो है वो डिटेक्शन के बाद जब वापस आती हैं तो हम उनके थ्रू ये पल्सेस का सीआरओ पे प्लॉटिंग करते हैं। सीआरओ पे जब हमें सिग्नल मिलता है तो हमें पता चल जाता है कि अंदर कोई क्रैक तो नहीं है, कहीं से स्ट्रक्चर टूटा हुआ तो नहीं है। दिस इज कॉल्ड क्रैक एनालिसिस। इसी तरह से जो अल्ट्रासाउंड होती है, हम उसके सिग्नल का रिटर्न डेटा निकालते हैं और हम उसकी रिफ्लेक्शन का पता कर लेते हैं और उससे पता चल जाता है कि इसमें कोई क्रैक है या वो चीज कितना अंदर है। अल्ट्रासाउंड जो है वो शिप्स में भी यूज करते हैं। जो शिप्स होते हैं उनको मसला ये होता है कि समंदर के नीचे पानी के अंदर कोई बिल्डिंग, कोई कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, कोई माउंटेन ना हो, कोई बड़ी रॉक ना हो, तो हम अल्ट्रासाउंड भेजते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है वो टकरा के वापस आते हैं इस तरह। जब अल्ट्रासाउंड टकरा के वापस आती है तो हम उसका सीआरओ पे प्लॉट कर लेते हैं। सीआरओ पे प्लॉटिंग करने से हमें ये पता चल जाता है कि वो चीज जो भी रॉक है, छोटा माउंटेन है, वो समंदर में कितना अंदर है। और फिर हम डेटा से एको का फॉर्मूला लगाकर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने ये सीखा किससे है? ये जो बैट्स होती हैं ये अल्ट्रासाउंड इमिट करती हैं और इनसे पता चल जाता है इनको कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है या कोई चीज है। तो ये बिल्कुल हमने वहां से सीखा है। अब आपने जहां तक लिखा था और उसमें आपने लिखा था, उसमें लिखिएगा कि अल्ट्रासाउंड वेव्स रिबाउंड फ्रॉम अ सरफेस ultrasound waves rebound from a surface using a CRO using a CRO the depth the depth can be determined
फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, जब ये सिग्नल वापस रिसीव होता है, जब ये सिग्नल हमें वापस रिसीव हो जाता है, तो हम इस सिग्नल को सीआरओ पे ले जाते हैं और सीआरओ पे जाकर हम इसका पल्स निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। वो जो टाइम होता है उसको फॉर्मूला में डालकर रीअरेंज करके हम डेप्थ निकाल लेते हैं। तो बेसिकली जो शिप्स ट्रेवल कर रहे होते हैं वो इसके जरिए आने वाली कोई ऑब्स्टिकल है वो पता कर लेते हैं, या समंदर की डेप्थ इस वक्त कितनी है, दे कैन ऑल्सो फाइंड दिस। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ये कॉपी कर लें तो मुझे बताइएगा। हाँ जैन, आपने भी कॉपी कर लिया। चलें, अब ऐसा करें, पेज बदल दें और हेडिंग डाल दें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन रख लेते हैं। ये छोटा चैप्टर है और हर साल नहीं आता, जैसे पहले दो जो चैप्टर हैं वेव्स के वो तो बहुत रेगुलर आते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो चैप्टर है ये हर साल नहीं आता। द वेव्स विच ट्रेवल थ्रू स्पेस दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये वो वेव्स होती हैं जो स्पेस से गुजर जाती हैं और इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। हेडिंग डालने के बाद इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये हमारा नया चैप्टर है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं जो बगैर मीडियम के ट्रेवल कर सकती हैं। हाँ ठीक है, ये जैन हेडिंग डली हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने शुरू किया है नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी करनी है। नया चैप्टर है। अब देखो कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसमें पहला इंट्रोडक्शन आ गया। अब हेडिंग डालो कलर।
देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट बनाओ कि हम चीजों में जो कलर देखते हैं वो वेवलेंथ की सेंसेशन होती है। एक्चुअली चीजों में कलर नहीं होता, बल्कि वो एक वेवलेंथ होती है। हमारा आई रेटिना उसको ट्रांसलेट करके हमें कलर बनाकर दिखाता है। आमतौर पे जो विजिबल लाइट का वेव बैंड होता है वो 400 से 700 नैनोमीटर होता है। इस सॉरी, इस वेव बैंड के अंदर हमें चीजों का कलर नजर आता है। ये कलर हमारा ब्रेन बनाता है। एक्चुअली कलर चीजों में नहीं होता, बल्कि चीजों में सिर्फ वेवलेंथ होता है। तो जब लाइट पड़ती है तो जो वेवलेंथ उससे रिफ्लेक्ट होता है, हमारा आई रेटिना उसमें कलर खुद करता है। तो कलर इज अ सेंसेशन। हेडिंग डालने के बाद ये वाली चीज कॉपी करिएगा। उसके बाद देखो, जो विजिबल लाइट होती है जो हमें दिखाई देती है, ये उसकी रेंज है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। चलो, अब हेडिंग डालो प्रिज्म। अब हेडिंग डाल दो प्रिज्म। और प्रिज्म जो है, ये टॉपिक तुम्हें पास पेपर में पेपर 1, 2, 4 तीनों में मिलेगा। जब एक लाइट रे प्रिज्म को हिट करती है तो वो उसमें जाकर बेंड हो जाती है, 2 मर्तबा बेंड होती है। और हम उस पे दोनों जगह पे नॉर्मल बना देते हैं। जब लाइट रे प्रिज्म से गुजरती है तो 2 मर्तबा रिफ्रैक्ट होती है। हेडिंग डालिएगा प्रिज्म, और उसमें लिखिएगा कि when a light ray passes through when a light ray passes through a prism, when light ray passes through a prism, it refracts twice. देखो, ये एग्जामिनर तुमसे कह सकता है नॉर्मल बनाकर दिखाएं, रे डायग्राम बनाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करो।
देखो ज़ेन कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट रिफ्रैक्ट्स ट्वाइस। जब प्रिज्म से लाइट गुजरती है तो वो 2 मरतबा मुड़ती है, 2 मरतबा रिफ्रैक्ट होती है। हम इसको लाते वक्त कहते हैं इंसिडेंट रे, प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्टेड रे, और जो प्रिज्म से बाहर आती है उसको कहते हैं इमर्जेंट रे। दोनों जगह मैंने एन, एन का मतलब है नॉर्मल, दोनों जगह मैंने नॉर्मल भी ड्रॉ किए हैं, जो पेपर में भी ड्रॉ करने को कई मरतबा कह चुका है। ये टॉपिक है प्रिज्म। उसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट रख रहे हैं, ये जो 2 लाइंस है ना, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, इन दोनों रेस को एक्सटेंड करो तो ये एक पॉइंट पे आके ना मीट करेंगी। जहां ये दोनों रेस मीट करेंगी उस जगह पर एक एंगल बना दो, और उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। देखो उसी डायग्राम को अपडेट कर लो, उसी डायग्राम को अपडेट करके उसमें एंगल ऑफ डिविएशन भी मार्क कर दो। तो हमने एंगल ऑफ डिविएशन को अपडेट कर दिया। अब देखो एंगल ऑफ डिविएशन बताता क्या है, एंगल ऑफ डिविएशन बताता है कि लाइट रे कितना मुड़ेगी। तुम देख रहे हो ना, मैंने उसको बेंडिंग शो की है।
अच्छा, अब एंगल ऑफ डिविएशन और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और उसका एंगल ऑफ डिविएशन भी कम होता है। जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसकी बेंडिंग कम होती है। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास 7 कलर्स हैं। तुम अगर वायलेट से जाओगे रेड की तरफ तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, लैम्डा बढ़ता है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एंगल ऑफ डिविएशन भी बढ़ता है, तो रेड कलर सबसे कम मुड़ेगा। रेड कलर की जो बेंडिंग है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और रेड कलर की बेंडिंग जो है वो सबसे कम होती है। इसीलिए रेड अलग हो जाता है और बाकी कलर अलग हो जाते हैं। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। नो प्रॉब्लम। अब देखो कि हम क्या दिखा रहे हैं कि एंगल ऑफ डिविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब ये है कि जो रेड कलर है वो सबसे सबसे कम डिविएट करेगा। रेड कलर की बेंडिंग सबसे कम होगी क्योंकि उसका लैम्डा ज्यादा होता है। तो नीचे लिखिएगा कि हेंस, नीचे लिखिएगा हेंस रेड कलर रे, रेड कलर रे deviate the least red color ray deviates the least because its wavelength is the most, because its wavelength is the most
देखो हमने ये कॉन्सेप्ट बना लिया कि रेड कलर ज्यादा डिविएट नहीं करेगा, रेड कलर की डिविएशन कम होगी और ब्लू कलर, वायलेट कलर, इनकी डिविएशन ज्यादा होगी। चलो अब उसके बाद हेडिंग डालो, प्रिज्म रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन। देखो जब तुम्हें इमेज फॉर्मेशन करनी दिखानी हो तो करना क्या होता है कि जो इमर्जेंट रे है ना उसको पीछे बढ़ाओ, इमर्जेंट रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करो, ऑब्जेक्ट से ऊपर जाओ, डॉटेड लाइनों से, जहां ये दोनों डॉटेड लाइनें मीट करेंगी वहां पर इमेज बना दो। पहले ऐसा करो कि ये वाली डायग्राम बनाओ, हेडिंग डालने के बाद ये वाली डायग्राम बनाओ। ठीक है, जब आप ये बना लें तो फिर डॉटेड लाइनों से इसको पीछे एक्सटेंड करें, पीछे एक्सटेंड करें और ऑब्जेक्ट से ऊपर जाएं, जहां ये दोनों मीट कर जाएं वहां इमेज बना दें। इस तरह आप इमेज लोकेट कर सकते हैं। अब हेडिंग डालो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट।
अब ये जो टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, ये बड़ा फेमस टॉपिक है। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। ये हमने ओ लेवल से भी पहले क्लास 7-8 में भी पढ़ते हैं कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है, जैसे अब आपको नजर आ रहा है। सो अब ये व्हाइट लाइट है जो प्रिज्म से गुजर रही है एंड इट इज ब्रेकिंग इनटू 7 कलर्स, तो मैं यहाँ नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर विबगायर बन रहा है जो कि 7 कलर्स की ट्रांसलेशन है। तो नीचे लिखिएगा कि व्हेन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, when white light passes through a prism, it splits into 7 colors. It splits into 7 colors. अब यहां मैंने सारी लाइनें शो नहीं की, वो जरा डायग्राम सिंपल बन जाती है। तुम देख सकते हो रेड ऊपर है और वायलेट नीचे है। रेड ऊपर क्यों है? क्योंकि रेड की बेंडिंग कम है। जो रेड कलर की रे होती है वो कम बेंड करती है, मैंने अभी पीछे बताया था। और वायलेट का वेवलेंथ कम होता है, उसकी बेंडिंग ज्यादा होती है। चूंकि डिफरेंट कलर्स की बेंडिंग डिफरेंट होती है, लिहाजा वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। रेनबो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जब आसमान पर बारिश के बाद रेनबो बनती है तो उसकी वजह ये होती है कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो एज अ प्रिज्म बिहेव करते हैं। चलो अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो हमें पेपर में इस तरह मिलता है कि हमें ये टेबल होता है जिसमें सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नजर आ रही हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज शो की गई हैं, अलग अलग वेवलेंथ शो किए गए हैं।
अब ये स्पेक्ट्रम है, लेफ्ट साइड से पढ़ोगे तो गैमा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, फिर विप गायर, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। लेफ्ट टू राइट लैम्डा इंक्रीज करता है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, जबकि इनकी जो स्पीड है वो सेम रहती है। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, इसको मार्क करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत मर्तबा पेपर में आ चुका है कंप्लीट करने को और अपडेट करने को। ये कॉपी कर ले तो मुझे बताइएगा। चलो अब हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको तुम याद करके जाओगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो नेचर वाइज ट्रांसवर्स होती हैं। दे ऑल ट्रेवल एट द सेम स्पीड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। और तीसरा ये है कि ये सारी वेव्स जो होती हैं ये वैक्यूम से गुजर सकती हैं। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
चलो हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये वाली हेडिंग डालो। अब ये क्या रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ? देखो कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसमें v कांस्टेंट होता है। अगर तुम f को या लैम्डा को सब्जेक्ट बनाओ तो f और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। यानी कॉन्सेप्ट क्या है कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम हो जाता है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वाली हेडिंग डालो और उसके नीचे लिखो कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। कॉपी करके मुझे बताइएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो स्केच है ये कॉपी करें।
चलो अब हेडिंग डालो, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हेडिंग डालो। अब ये जो टॉपिक है ये अपडेट हुआ है 2023 के लिए। ये टॉपिक पुराना है, कोर्स में पहले से है, लेकिन सीआई ने इसमें कुछ नई चीजें शामिल की हैं। मैंने क्या किया है कि मैंने जो नए इसमें टॉपिक्स आए हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ज़ाहिर जो नई चीजें हैं उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, पुरानी चीजें तो पास पेपर में कवर हो जाती हैं। जो नए टॉपिक्स हैं जैसे मोमेंटम है, जैसे डाइफ्रैक्शन है, स्पेस फिजिक्स है, जो नए टॉपिक्स होते हैं उनको बड़ा कवर करना पड़ता है क्योंकि उनके सवाल डिफरेंट होते हैं। तो अब तुम लोग पहले ये वाली स्क्रीन कॉपी करो और इसी तरह अंडरलाइन में कॉपी करना। कॉपी करके मुझे बताओ। तुम लोग इसको कॉपी कर लो तो मुझे बताना। अंडरलाइन का मतलब है ये टॉपिक नया ऐड हुआ है 2023 में।
उसके बाद है अल्ट्रावायलेट, एक्सरेस और गैमा रेस, ये भी कॉपी करें। ये कॉपी कर लें तो बताएं। इसको कॉपी करें। कॉपी कर लें तो बताएं।
चलो अब हेडिंग डाल दो डिस्क्रिप्शन। हेडिंग डाल दो डिस्क्रिप्शन। इनमें से कुछ ऐसे यूजेस हैं जिनको हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे, और ये बेसिकली टॉपिक अपडेट हुआ है 2023 के लिए। हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में अब टॉपिक लाएंगे। चैप्टर खत्म हो गया, सिर्फ उसमें ये डिस्क्रिप्शन वाला यूनिट बाकी है जिसको हम इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का काम यहीं तक है और हम इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।